क्या रेजिग्नेशन के बाद नोटिस पीरियड सर्व करना जरूरी है? क्या एम्प्लॉयर किसी को भी कभी भी टर्मिनेट कर सकता है? क्या टर्मिनेशन के बाद सेवरेंस पैकेज मिलना चाहिए और मिलना चाहिए तो कितना? रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन और एब्सकॉन्डिंग में आखिर फर्क क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे हैं। अगर आपने कोई नौकरी कभी ज्वाइन करी है तो संभावना है कि आप उसको कभी छोड़ोगे भी। ऐसे में रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन और एब्सकॉन्डिंग, ये तीन ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, लॉ इनके बारे में क्या कहता है, और अगर किसी समय आपको कंपनी छोड़ने की जरूरत पड़े तो आपको इनमें से सिचुएशन के हिसाब से कौन सी चीज करनी चाहिए। दोस्तों, आज का एपिसोड इसी के बारे में है, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन एंड एब्सकॉन्डिंग। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं, हम हमेशा की तरह हमारे वीडियोस में एक क्वेश्चन पूछेंगे, इस वीडियो में कहीं भी आएगा, और जो उसका सही जवाब नीचे कमेंट में देगा, किसी एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का यूपीआई कैश। मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। तो इससे पहले कि हम ज्यादा इसमें टेक्निकलिटीज में पढ़ें, सबसे पहले तीनों चीजों का डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिग्नेशन की। रेजिग्नेशन इस मतलब एम्प्लॉई अपने इच्छा से कंपनी छोड़ के जा रहा है। इसमें वे कंपनी को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है और अपने काम को कंटिन्यू रखने में असमर्थता जाहिर करता है। टर्मिनेशन का मतलब होता है जब एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को कंपनी से हटा रहा हो, यानी एम्प्लॉयर की इच्छा से कंपनी छोड़कर जा रहा हो। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल कारण हो सकते हैं जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन, ऑर्डर कैंसिल हो जाना इत्यादि इत्यादि, और कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जो एम्प्लॉय खुद करता है। उसके बारे में कुछ ही देर में बात करेंगे। तीसरी चीज होती है एब्सकॉन्डिंग। इस पर भी हमारे पास बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सूचित किए बिना ही सिंपली जॉब से गायब हो जाता है। उसके बाद वो ना एम्प्लॉयर का फोन उठाता है, ना मेल उठाता है। कई केसेस में तो अपना एड्रेस तक भी चेंज कर देता है या अपना करेक्ट एड्रेस पहली बार कंपनी में लिखाता ही नहीं है। इस चीज को कहा जाता है एब्सकॉन्डिंग। तो होपफुली आपको तीनों का सबसे पहले डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम समझते हैं भाई तीनों का प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिग्नेशन की। तो रेजिग्नेशन इन मोस्ट केसेस एम्प्लॉय अपनी इच्छा से देता है। सर, है ना, आपकी कंपनी में काम करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आई क्विट। कुछ केसेस में कंपनी भी एम्प्लॉय को रेजिग्नेशन देने के लिए बोलती है। ऐसा वो क्यों बोलती है, हम कुछ ही देर में जानेंगे। रेजिग्नेशन के समय एक रेजिग्नेशन लेटर कंपनी को दिया जाता है। रेजिग्नेशन लेटर देने के बाद इन मोस्ट केसेस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नोटिस पीरियड सर्व करना कंपल्सरी होता है। ये नोटिस पीरियड टिपिकली 15 डे से लेकर 3 महीने के बीच का होता है। इस नोटिस पीरियड में एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सारे ड्यूज क्लियर करे। अगर कंपनी के कुछ इक्विपमेंट, डेटा वगैरह है तो कंपनी को सही तरीके से लौटाएं। जो भी आपके पास नॉलेज है वो आपने आने वाले बंदे को, सबऑर्डिनेट को या अपने सीनियर्स को सुपुर्द करें, ट्रांसफर करें, और अगर जरूरत पड़े तो आने वाले एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेकर उसकी ट्रेनिंग वगैरह भी कर दे। इससे आपका कंपनी का एक अच्छा रिलेशन बनेगा और इसीलिए नोटिस पीरियड को 15 दिन से 3 महीने के बीच में रखा जाता है, ताकि कंपनी को एक रिलेटिव टाइम मिल जाए और वो इस शॉक को थोड़े आसानी से ऑब्जॉर्व कर पाए। अब बात कर लेते हैं टर्मिनेशन की। सर, आपने बुलाया था कुछ जरूरी काम? Yes, you are fired. Get out. टर्मिनेशन तो जैसा मैंने आपको बताया, कुछ तो अनअवॉइडेबल कारणों के कारण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक स्लो डाउन, गवर्नमेंट के द्वारा फैक्ट्री को बंद कर देना, या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल या इस तरह के सर्टिफिकेशन के कारण। लेकिन कई बार एम्प्लॉय की गलती के कारण भी टर्मिनेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय विलफुली इन ओबीडियंस, इन सबऑर्डिनेंस, थेफ्ट, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, विलफुल डैमेज, सेक्सुअल असॉल्ट, ब्राइब, इन सारे केसेस में आता है, तो इससे एम्प्लॉयर को ये अधिकार मिल जाता है कि वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकता है। इनफैक्ट एक और चीज जो ज्यादातर एम्प्लॉयज को पता नहीं होती है, अगर आप 10 दिन तक बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना प्रायर परमिशन के छुट्टी लेते हैं तो भी एम्प्लॉयर के पास आपको टर्मिनेट करने का अधिकार हो जाता है। लेकिन ऐसे में मोस्ट स्टेट्स में कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं जो टर्मिनेशन को गवर्न करते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल भी लाया गया था जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हुई,
न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े आर्टिकल लिखे गए, वो था एम्प्लॉय टर्मिनेशन वेलफेयर बिल। इस बिल में ये कहा गया, जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, इसमें कहा गया कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कमैन को टर्मिनेट करता है तो उसे 9 महीने तक की सैलरी, उसके इंश्योरेंस, उसकी हेल्थ, उसके फैमिली का सपोर्ट, ये सारे कुछ चीज़ें देनी होगी उस एम्प्लॉयर को, चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे कोर्ट केस के कारण ही कंपनी क्यों ना बंद हो रही हो। अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत ही अनफेयर हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ये बिल पास नहीं हुआ, उसके बावजूद देयर आर लॉट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेशन। अगर टर्मिनेशन किसी एम्प्लॉय के कारण हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने डिसोबीडियंस करी या उसने थेफ्ट करी, तो उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय के पास ये राइट रहता है कि वो अपने बात को भी रख सकें, अपने पक्ष को रख सकें। उसे इनफ समय दिया जाना चाहिए, कहीं वो रॉन्गफुली एक्विट तो नहीं किया गया है। और अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो उस केस में एम्प्लॉयर को कोई भी सेवरेंस उसको एम्प्लॉय को नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर अनअवॉइडेबल कारण के कारण या एम्प्लॉय की कोई गलती के बिना ही उसे टर्मिनेट किया जा रहा है तो इस केस में सेवरेंस पैकेज दिया जाना चाहिए। वो मिनिमम ज़्यादातर स्टेट्स में 1 महीने का है, कई सारी स्टेट्स में 90 दिनों का यानी 3 महीने तक का भी सेवरेंस पैकेज है, जिसमें बेसिक प्लस डीए कंपोनेंट एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। टर्मिनेशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 25F ये कहता है कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय का टर्मिनेट किया है तो उसको आपको सेवरेंस पैकेज जरूर देना पड़ेगा, स्पेशली इन वर्कमैन कैटेगरी। ये सुपरवाइजर या मैनेजरियल कैटेगरी के लिए नहीं लागू है, लेकिन वर्कमैन कैटेगरी के लिए लागू है। इसके अलावा ज़्यादातर स्टेट में फैक्ट्रीज एक्ट ये गवर्न करता है कि अगर कंपनी की स्ट्रेंथ एक लिमिट से ज़्यादा है, वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग काउंट रहता है, किसी में 100, किसी में 200, उसके ऊपर अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। इसीलिए ज़्यादातर कंपनी ये कोशिश करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट नहीं करें, उनसे ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप हमें अपना रेजिग्नेशन, अपने पेपर सबमिट कर दें और बहुत ही जो चीज़ें हैं वो कॉर्डियल मैनर में ख़त्म हो जाए। इसके अगेंस्ट कई बार एम्प्लॉयर या कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ये भी ऑफर करती है कि वो उनको अच्छा रिकमेंडेशन लेटर, बेटर पेमेंट का पे स्लिप इत्यादि भी ऑफर कर सकते हैं ताकि उन्हें नया जॉब मिलने में आसानी हो जाए। और रेजिग्नेशन के बाद कई बार नोटिस पीरियड का पेमेंट एज इट इज़ देकर उसे वेवर भी कर देते हैं, जिस दौरान वो व्यक्ति अपनी नई जॉब ढूंढने के लिए कोशिश कर सकता है। तो इट्स इन फेवर ऑफ एम्प्लॉई एज वेल एज एम्प्लॉयर कि वो टर्मिनेशन की जगह रेजिग्नेशन को चूज करे ताकि उसके करियर पर भी कहीं धब्बा नहीं लगे। चूंकि आप नई कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तब वो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पुरानी कंपनी आपने क्यों छोड़ी। उस समय अगर आपके पास ये रीज़न होगा कि मैंने रेजिग्नेशन दिया था बिकॉज ऑफ ग्रोथ, बिकॉज ऑफ वर्किंग इश्यूज, बिकॉज ऑफ फैमिली इशू, जो भी, तो वो एक बेटर एक्सेप्टेबल रीज़न होता है रादर देन कि मुझे टर्मिनेट किया गया था बिकॉज मैं ओबीडियंट नहीं था। तो इन सारे रीज़न से ये मुझे लगता है कि जब आप टर्मिनेशन और रेजिग्नेशन को एक पलड़े में तोलते हैं तो इन मोस्ट केसेस अगर आपके हाथ में हैं चीज़ें तो रेजिग्नेशन को प्रेफर करना चाहिए, चाहे आप एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉय हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर रेजिग्नेशन के बाद नोटिस पीरियड अगर आप नहीं सर्व कर पाए तो क्या होगा। हमारा कानून, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति हमें काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो अगर आप रेजिग्नेशन के बाद भी नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पहली बात तो बाध्यता नहीं है कि आप वो नोटिस पीरियड सर्व करें, लेकिन इसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके अगेंस्ट कंपनी को कुछ लॉस हो रहा है। कंपनी उस लॉस का ज़रूर आपसे कंपनसेशन मांग सकती है। सेकंड, अगर आपके पास कंपनी की कोई चीज़ें हैं, उनका लैपटॉप है, मोबाइल है, डेटा है, तो उस केस में ज़रूर कंपनी आप पर क्रिमिनल केस भी कर सकती है, FIR भी कर सकती है ताकि वो डेटा आपसे रिट्रीव किया जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई डेटा वगैरह नहीं है, बाकी सब ड्यूज क्लियर है और आप कंपनी नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उसके अगेंस्ट आपको कोई बाध्यता नहीं है। आप पर कोई भी केस अगर किया भी गया तो मोस्टली एम्प्लॉय ही जीतेगा। लास्ट बात कर लेते हैं एब्सकॉन्डिंग की। जो युवा अपने करियर में बिगिनर होते हैं वो जनरली ऐसी गलती करते हैं, वो एब्सकॉन्ड हो जाते हैं कंपनी से, सिंपली कंपनी को बताए बिना निकल जाते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सामने की तरफ भी भैया कोई बंदा ही है, आप उसको अपनी बात क्लियरली बताएंगे तो हो सकता है वो आपसे कोऑपरेट कर ले और आपकी जो भी चीज़ें वो स्मूथली हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एब्सकॉन्ड भी कर दिया और 10 दिन तक आप कंपनी में लगातार नहीं गए तो अगेन कंपनी को राइट मिल जाता है कि वो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इनओबीडियंस, बिकॉज ऑफ irregularity and because of 10 consecutive leave without reason। ऐसे केस में अगेंस्ट आपके करियर पर एक धब्बा लग जाता है। इसके अलावा एक और इसमें चीज़ हो जाती है, आपके जो PF है, ESI अगर मान लीजिए आपके कट रहे तो उनकी जो एग्जिट डेट्स है वो प्रॉपर नहीं डालेगा, उसमें आपको हैरेसमेंट होगा। अगर आपका कुछ ग्रेचुइटी का बोनस का पैसा बचता है तो उसमें भी आपको हैरेसमेंट होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई सैलरी ड्यू पड़ी है तो हो सकता है उसको भी देने में वो आनाकानी करे, इसमें भी आपका इश्यू होगा। तो ये सारे रीज़न से मुझे ऐसा लगता है कि एब्सकॉन्डिंग तो नेवर इज़ अ गुड सॉल्यूशन, आपको कभी नहीं करना चाहिए। बेटर है कि आप अपना प्रॉपर रेजिग्नेशन दें और उसके बाद हो सके तो भले आप जॉब नहीं भी जाएं उसके बाद, लेकिन एक पेपर वर्क ज़रूर आप सबमिट
कर दे। आपके रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन से जुड़े हुए क्या अनुभव रहे हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पूरी कम्युनिटी को उससे फायदा होता है। आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स का हमें इंतजार रहता है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो आज का सवाल बड़ा ही आसान आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगर आप अपने एम्प्लॉयर को सूचित किए बिना ही जॉब छोड़ देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।